नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ जीव जगत का वर्गीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है जीवों का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ के शीर्षक पर चर्चा करेंगे। जीव का नाम सुनते ही हमारे सामने पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का चित्र आने लगता है। जब हम बात करते हैं वर्गीकरण की, तो क्या लगता है कि इन सब का अध्ययन हम एक साथ कर सकते हैं? तो इन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए हम वर्गीकृत करते हैं। इस अध्याय में हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहों और उपसमूहों में व्यवस्थित करने और समूहों की श्रेणियों में पदानुक्रम में रखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जीव विज्ञान जो विषय है वह जीवों का अध्ययन करता है। इस विषय के अंतर्गत हमारे पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, कवक ये सभी आते हैं। एक साथ इन सभी का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो जीवों को विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी समानताओं के आधार पर और कुछ असमानताओं के आधार पर हम अलग अलग समूहों और उपसमूहों में व्यवस्थित करते हैं। यह समूह जो है उनके पोषण की विधि, उनके आवास स्थान पर हो सकता है, उनके प्रजनन की विधि के आधार पर हो सकता है, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर हो सकता है। तो उनको हम इन सब संरचनाओं के आधार पे, इन सभी गुणों के आधार पे हम जो है उनको समूहों और उपसमूहों में व्यवस्थित करते हैं। और इतना ही नहीं, समूहों की श्रेणियों में उन्हें एक निश्चित पदानुक्रम में रखा जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण जो है हमारा समानताओं और असमानताओं के आधार पे उन्हें एक निश्चित श्रेणियों में रखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण इस जगत में कुछ जलीय जीव हैं, कुछ स्थलीय जीव हैं, कुछ हमारे पास स्वपोषी जीव हैं, कुछ परपोषी जीव हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इन सब का हम अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझेंगे। यदि आपको कहा जाए कि आप अपनी सारी कक्षाओं की, सारी विषयों की सारी पुस्तकों को एक साथ रख दें, यदि किसी एक जीव विज्ञान की पुस्तक को आपको ढूंढने के लिए कहा जाए, तो क्या आपके लिए इसे ढूंढना सरल होगा? नहीं। वही यदि हम विषयवार और कक्षावार इन पुस्तकों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो हमारे लिए पुस्तकों को ढूंढना आसान हो जाता है। इसी प्रकार जीवों को हम निश्चित समूहों में बांटते हैं, तो उनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्या क्या है, क्यों पड़ी हमें। प्रत्येक जीव का अध्ययन करना संभव नहीं है। इस जीव जगत पे 1.8 मिलियन स्पेसीज हैं। क्या यह संभव है कि हम इन सभी स्पेसीज का हम अध्ययन कर पाएँ, इन सभी जीवों का हम अध्ययन कर पाएँ? तो इन सब को अध्ययन करने के लिए हमें उनको समूहों में बांटना पड़ता है। यदि हम उन समूहों में से किसी एक या दो जीव का अध्ययन कर लेते हैं, तो उस समूह का से हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट से डील करें। वर्गीकरण प्रणाली के बिना जीवों की पहचान संभव नहीं है। प्रत्येक वर्गीकरण प्रणाली जीवों को एक निश्चित पहचान प्रदान करती है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि हमारे पास एक्स, वाई और जेड 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, तो हमें एक नया जीव मिलता है, तो इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहचान करते हैं कि इस जो जीव हमारा मिला है, जो हमें इसके गुण किस समूह से मिल रहा है, तो इस समूह के आधार पर हम एक निश्चित उसको पहचान प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के जीव एक ही स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। कुछ, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे पास कुछ जीव जलीय जीव हैं, कुछ स्थलीय जीव हैं, कुछ जीव हमारे वायवीय जीव हैं,
कुछ धरती के अंदर रहने वाले जीव हैं, तो हम इन सभी जीवों का एक स्थान पर नहीं कर पाए जाते हैं। इन सब का अध्ययन हम एक साथ सामूहिक रूप से हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतीत के जीवों का अध्ययन उचित वर्गीकरण प्रणाली के बिना नहीं किया जा सकता। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है, तो इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को हम अध्ययन कैसे कर पाएंगे? तो इनको भी अध्ययन करने के लिए इनको निश्चित समूहों में बांटकर हम वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर हम इनका अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न समूहों के जीवों के जानने में मदद करती है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी एक समूह के जीव को लक्षण के आधार पे हम उस समूह के जीवों का अन्य जीवों का भी हम गुण की चर्चा कर सकते हैं। किसी जो समूह है हमारा वो विभिन्न समूह है, तो लगभग उनमें जो कुछ गुण जो है वो समानता ही होती है। तो किसी समूह के जीवों के संबंध को जानने में भी यह हमारी मदद करती है। प्रत्येक जीव का जो है वह श्रेणी जो है एक दूसरे से कहीं न कहीं समानता के आधार पे वो जुड़ा होता है, उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। विभिन्न टेक्सा के सदस्यों में पाए जाने वाले सरलता या जटिलता के आधार पर विकासवादी प्रवृत्ति को जान सकते हैं। जो हमारा विकासवादी प्रवृत्ति है वह सरल से जटिलतम कोशिका संगठन के आधार पर बांटा गया है। तो विभिन्न टेक्सा के सदस्यों में पाए जाने वाले सरलता या जटिलता के आधार पर हम विकास की इन प्रवृत्तियों को भी जान सकते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य रहे होंगे? वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य जो मुख्य हैं वो हैं सभी संभावित प्रकार की प्रजातियों की पहचान करना और उनका वर्णन करना। जितनी भी प्रजातियां हैं जो संभावित हैं उनमें से उनकी हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे और फिर पहचान करने के बाद हम उनका वर्णन करते हैं। प्रजातियों को उनकी समानताओं के तथा असमानताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करना। प्रजातियों को जो समूह बनाया गया है उसमें समानताएं और असमानताओं के आधार पे। तो यह जो वर्गीकरण जो हमारा है, वर्गीकरण का एक उद्देश्य यह भी है कि प्रजातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पे हम विविध श्रेणियों में व्यवस्थित कर हम उनका अध्ययन करें। वर्गीकरण का एक उद्देश्य यह भी है कि जीवों की आसान पहचान में सहायता करना। आसान पहचान, यदि जीवों के हम लक्षणों के आधार पे, समूह के लक्षणों के आधार पे हम पहचान लेते हैं कि वह किस समूह का जीव है, तो उनकी पहचान करना आसान हो जाता है और हमारे लिए अध्ययन भी सुविधाजनक हो जाता है। जीव जगत की वर्गीकरण पे अब हम चर्चा करेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण में वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने जो इस जीव जगत को है सरल पादप, अरस्तु के द्वारा इस जीव जगत को दो भागों में बांटा गया, पादप जगत और जंतु जगत को। पादप जगत को सरल आकार की लक्षण के आधार पे अरस्तु ने 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष। आकार की लक्षण की हम चर्चा करते हैं। आकार की लक्षण वैसे लक्षण हैं जो हमें सामने से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पादप जगत को उन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांटा। शाक वे पादप थे जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम थी, वे धरती से सटे हुए थे। झाड़ी के अंतर्गत उन्होंने उन पादपों को रखा जो ना तो अधिक लंबे थे ना ही अधिक छोटे थे। वृक्ष के अंतर्गत उन्होंने वैसे पादपों को रखा जो लंबे लंबे बड़े बड़े काष्ठीय वृक्ष थे। जंतु जगत को लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, अनाइमा और इनाइमा। अनाइमा के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया जिनमें लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित थी तथा इनाइमा के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया जिनमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित थी। वर्गीकरण की यह प्रणाली के बाद फिर द्वि जगत की पद्धति आई। द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली को देने का श्रेय लिनियस को जाता है। लिनियस के द्वारा
जीव जगत के वर्गीकरण के लिए एक पद्धति विकसित की जिसे द्विव जगत पद्धति कहते हैं। इन्होंने जीव जगत को दो वर्गों में बांटा, पादप जगत और प्राणी जगत। पादप जगत और प्राणी जगत। पादप जगत में उन्होंने पौधों को रखा और जंतु जगत में प्राणियों को रखा। वर्गीकरण का यह मुख्य आधार जो था उनकी कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण को पादप जगत तथा प्राणी जगत में बांटा था। पादप जगत में हरे पौधे को रखा गया, प्राणी जगत में प्राणी को रखा गया। परंतु बहुत समय के बाद यह प्रणाली बहुत समय तक इनमें कुछ न कुछ कमियां देखे जाने लगी। वर्गीकरण की इस प्रणाली में पादप जगत के अंतर्गत भी उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को रखा था। यानी कि प्रकाश संश्लेषी हमारे पौधे भी इस पादप जगत में थे और अप्रकाश संश्लेषी कवकों को भी पादप जगत में रखा गया था। तो सबसे पहले इसकी कमियां यह थी कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में इस वर्गीकरण प्रणाली में विभेद नहीं किया गया था। दूसरी कमी यह देखी गई कि इनमें इस प्रणाली में एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच कोई विभेद नहीं था। जंतु जगत में जहाँ एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम को रखा गया, वहीं बहुकोशिकीय जानवरों को जीवों को भी रखा गया। वर्गीकरण की इस प्रणाली में प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी के बीच भी विभेद करना मुश्किल था, विभेद नहीं किया गया था। वर्गीकरण की द्विव जगत प्रणाली के बाद त्रिजगत प्रणाली भी आई जो हैकेल के द्वारा किया गया था, और चार जगत प्रणाली भी आई जो कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। परंतु सर्वाधिक मान्य और जो प्रचलित हमारी जो वर्गीकरण की पद्धति आई वह थी 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति, जो R.H. व्हिटकर के द्वारा 1969 में दी गई थी। 5 किंगडम जो वर्गीकरण के जो मुख्य सिद्धांत थे, ये मुख्य सिद्धांत हैं, वह है पोषण की विधि। पोषण यानी कि वर्गीकरण का जो आधार रखा गया 5 जगत प्रणाली में, वह सपोषी और विषमपोषी के आधार पे वर्गीकृत किया गया। वर्गीकरण प्रणाली जो कार्य कर रही है वह कोशिका के प्रकार पे इन्होंने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार मानकर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का तीसरा आधार रखा गया शरीर संगठन यानी एक कोशिकीय शारीरिक संरचना तथा बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना के आधार पे जीवों को वर्गीकृत किया गया है। इन सब के अलावा जनन की विधि और पोषण की विधि के आधार पे भी 5 किंगडम प्रणाली में जीवों को वर्गीकृत किया गया है। व्हिटकर के द्वारा वर्गीकृत 5 किंगडम हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। व्हिटकर के द्वारा जो वर्गीकृत 5 किंगडम हैं वह मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम इन सब पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। मोनेरा जगत में जो कोशिका प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक हैं। मोनेरा जगत के प्राणियों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित है। कोशिका भित्ति तो है लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है। इनकी कोशिका भित्ति जो है वह बहुसैकराइड या पॉलीसैकराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। मोनेरा जगत की जो शारीरिक संरचना है वह सेलुलर है। इसका शारीरिक संगठन कोशिकीय है। मोनेरा जगत के जीवों की पोषण की विधि स्वपोषी है और परपोषी है। स्वपोषण भी इनमें 2 प्रकार का पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो अब हम 5 जीव जगत के लक्षणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम मोनेरा जगत पर चर्चा करते हैं। मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं। उनमें कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति तो होती है लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति बहुसैकराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। मोनेरा जगत की जो शारीरिक संरचना है वह कोशिकीय है। मोनेरा जगत के जीवों की जो पोषण की विधि है
वह स्वपोषी है। स्वपोषी जीव भी दो प्रकार के हैं, इनमें कुछ रसायन संश्लेषी हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषी हैं। इनके कुछ जीवों में पोषण की विधि परपोषी पोषण भी है, यानी कि वो मृतोपजीवी हैं और परजीवी हैं। मुनिरा जगत के जीवों की प्रजनन की विधि संयुग्मन पाई जाती है। इन मुनिरा जगत पर हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत का जो कोशिका प्रकार है, इनमें जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोटिस्टा जगत की कोशिका भित्ति कुछ में ही उपस्थित होती है। अधिकांश जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा जगत की केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा जगत में जो शारीरिक संरचना होती है वह कोशिकीय सेलुलर टाइप होती है। प्रोटिस्टा जगत में जो पोषण की विधि है वह स्वपोषी है। स्वपोषी में भी कुछ प्रकाश संश्लेषी हैं और कुछ परपोषी हैं। प्रोटिस्टा जगत में जो प्रजनन की विधि युग्मक संलयन और संगमन के द्वारा होता है। फंजाई। फंजाई की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। फंजाई जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है। फंजाई जगत की केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। फंजाई जगत में जो अगर हम बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की, काय संरचना की, तो वह बहुकोशिकीय होती है, लेकिन इनके जो उत्तक होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। फंजाई जगत के में पोषण विधि परपोषी पाई जाती है। ये मृतोपजीवी तथा परजीवी होते हैं। फंजाई जगत में प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा होती है। प्लांटी जगत। प्लांटी जगत की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्लांटी जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी जगत में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्लांटी जगत की अगर शारीरिक संरचना तो इसमें टिश्यू और ऑर्गेन, उत्तक और अंग पाया जाता है। प्लांटी जगत में पोषण की विधि स्वपोषी है और यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्लांटी जगत में प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा होता है। और एनिमिलिया जगत। एनिमिलिया जगत की जो कोशिका वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। एनिमिलिया की केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। एनिमिलिया की जो शारीरिक संरचना है, काय संरचना है, वह उत्तक, अंग और अंग तक यानी टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम पे आधारित होता है। एनिमिलिया जगत की जो पोषण की विधि है वह परपोषी होती है या पारानी समपोषी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृतोपोषी भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इत्यादि के द्वारा होता है। एनिमिलिया जगत में जो प्रजनन की विधि होती है वह निषेचन के द्वारा होती है। इस प्रकार हमने आज के अध्याय में देखा जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण देखा, जो उन्होंने जीव जगत को दो भागों में बांटा। पादप को शाक, झाड़ी और वृक्ष में, जंतु जगत को एनाइमा और इनाइमा में। लिनियस ने जीव जगत को द्वि जगत प्रणाली में वर्गीकृत किया, पादप जगत और जंतु जगत। परंतु सबसे मान्य और प्रचलित विधि हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है, 5 किंगडम जगत की है, जो आर.एस. व्हिटकर के द्वारा दिया गया। इस 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में इस जीव जगत को 5 किंगडम में बांटा गया और ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन सब पे विस्तृत चर्चा हम अगले अध्याय में वन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।